तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट जो है, इससे पहले आपका एक चैप्टर आता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में बस आपको ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट के जो आइटम्स होते हैं उनको आपको याद रखना है और वो हमारे लिए बड़ा आसान काम है। लेकिन फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। हालांकि होता हो फाइनल अकाउंट की तरह ही है, आपको ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट ही बनाने हैं, लेकिन आपको ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट के साथ एक जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट देते हैं, वो एडजस्टमेंट में भी आपको उसको ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं पे एडजस्ट करना है। ठीक है, अब फर्स्ट है फाइनल अकाउंट होता क्या है। फाइनल अकाउंट में मेनली दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा इनकम स्टेटमेंट और एक होता है हमारी बैलेंस शीट। ये दो हमारे स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में हमारे दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट और सेकंड P&L अकाउंट। और नेक्स्ट है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपकी जो बुक में जो प्रोप्राइटरशिप पे अपन काम करते हैं, क्लास 12th में होता है पार्टनरशिप या कंपनी, तो अभी जो क्लास 11th में है वो आपका जो बिजनेस है वो प्रोप्राइटरशिप पे काम करेगा। ठीक है, सिंगल ओनर जो काम करता है वो है। इसमें आपकी जो बैलेंस शीट बनेगी बच्चों को कौन सी बनेगी? हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनेगी। हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट मतलब आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे लायबिलिटी और राइट हैंड साइड पे आपकी असेट्स। इस तरीके से टी शेप अकाउंट की एक बैलेंस शीट आपको बनानी होगी। ठीक है, अब आपको फाइनल अकाउंट आपको सीखना है तो आपको ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट के फॉर्मेट सबसे पहले याद करने होंगे कि सर ट्रेडिंग में क्या आता है, P&L में क्या आता है और बैलेंस शीट में क्या आता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन होता है कि सर ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? बिकॉज़ वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। दोनों में से आपको एक चीज तो फाइंड करनी ही करनी। सेकंड, आपको P&L अकाउंट क्यों बनाना है? सर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको उसको P&L बनाना पड़ेगा। और बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं? सर बैलेंस शीट से क्या आता है? सर बैलेंस शीट से कुछ नहीं आता। बैलेंस शीट बस आपकी असेट्स और लायबिलिटी को शो करने का एक स्टेटमेंट होता है, ना तो इसमें कभी बैलेंस बचता है ना कुछ। तो इसका मतलब सर अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग इक्वेशन A = C + L होता है। तो इसी के हिसाब से आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और असेट्स का जो टोटल होता है वो सेम होता है, दोनों का बैलेंस आपका इक्वल आता है। जब आपका दोनों का बैलेंस इक्वल आ जाता है तो स्टूडेंट को सोच लेना चाहिए कि हमने जो क्वेश्चन किया है, जिसका आंसर जो हमने किया बिल्कुल सही। ठीक है, फाइनल अकाउंट बनाना बड़ा इजी लगता है बच्चों को। अब बच्चे घबरा किसमें जाते हैं? जब फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट आता है। अब आज हम कुछ थोड़े बहुत 4 एडजस्टमेंट है जिनके बारे में पढ़ेंगे कि हम इनका ट्रीटमेंट किस किस जगह करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक चीज याद रखनी है कि जो ये जो एडजस्टमेंट होते हैं इनके आपको दो जगह ट्रीटमेंट करने होते हैं। जैसे फर्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये फर्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक है हमारा प्रीपेड, एक है अक्रूड इनकम और एक है हमारी अनअर्न्ड इनकम। इन चारों के बारे में पहले अपन पढ़ेंगे, फिर अपन देखेंगे इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, इनको बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग में या P&L में कहां दिखाया जाता है, ऐड किया जाता है, लेस किया जाता है, ऐड किया जाता है, क्यों ऐड किया जाता है, लेस किया जाता है, तो क्यों लेस किया जाता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पेज जो हमारा है अब इसके बारे में पढ़ रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? सर एक्सपेंसेस जो करंट ईयर से रिलेट करता है बट स्टिल नॉट पेड बाय द बिजनेस, बाय द प्रोप्राइटर, बाय द कंपनी। जो एक्सपेंसेस करंट ईयर का है लेकिन अभी तक आपने उसको पे नहीं किया है, तो इसको डिफाइन अगर आपको करना है तो आप कैसे करेंगे? एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द करंट ईयर बट नॉट पेड येट। जो एक्सपेंसेस करंट ईयर का है लेकिन अभी तक आपने उसको पे नहीं किया, तो इसको डेफिनेशन इसकी क्या आएगी? एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर बट नॉट पेड येट। जो एक्सपेंसेस करंट ईयर के हैं लेकिन अभी तक आपने उनको पे नहीं किया है, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सेकंड जो आता है हमारा बच्चों क्या है? वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? सर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर बट पेड इन करंट ईयर। जो एक्सपेंसेस कहां से रिलेट करते हैं? नेक्स्ट ईयर से। अब जैसे आपके पास सिम, आपका मोबाइल होता है, सबके पास मोबाइल में आपकी एक सिम लगती है और सिम में आपका एक रिचार्ज होता है।
तो आपके पास पता है आपको कौन सी सिम होती है? आपके पास प्रीपेड सिम होती है। पोस्टपेड में तो क्या होता है, पहले आप बिल को आप पहले सर्विस ले लेंगे, उसके बाद यू हैव टू पे द रेस्पेक्टिव बिल। क्यों? आपके पास जो सिम है वो कौन सी सिम है? वो प्रीपेड सिम है। तो प्रीपेड सिम का मतलब क्या हुआ कि हमें पहले रिचार्ज करना है, फिर हमें डेटा या कॉलिंग की फैसिलिटी हमें चाहिए, तो फिर हमें उसके बाद मिलेगी। मतलब फर्स्ट आपको रिचार्ज करना पड़ता है, मींस फर्स्ट आपको पे करना पड़ता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस हमें कब का करना है कब का? नेक्स्ट ईयर का है, अगले महीने का है, अगले साल का है, अगले वीक का है, लेकिन पे आपको कब करना है? करंट ईयर। ओके, इसके बाद थर्ड आता है हमारा पॉइंट, अक्रूड इनकम। अब बात इसके नाम के आगे क्या लिखा हुआ है? इनकम। तो इसका मतलब इनकम रिलेटेड टू करंट ईयर बट नॉट रिसीव। इनकम जो करंट ईयर की है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई। ठीक है, जैसे आप कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप जेनपैक्ट में जॉब कर रहे हैं और वहां पर आपको कोई 1.5-2 महीने हो गए आपको जॉब करते हुए, और आपने बोला कि अब मेरी सैलरी तो दे दो, या आप वहां से जॉब छोड़ दो। तो आपने काम कर लिया लेकिन आपको अभी तक आपकी सर्विस का पैसा नहीं मिला है, तो वो आपके लिए जो इनकम है, जो इनकम जनरेट हुई है आपकी, वो क्या है आपके लिए? अक्रूड इनकम। तो डेफिनेशन क्या हुई इसकी? इनकम रिलेटेड टू करंट ईयर बट नॉट रिसीव्ड येट, लेकिन अभी तक हमें वो रिसीव नहीं हुई। ओके, लास्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, अनअर्न्ड इनकम। इसका मतलब ये हुआ इनकम रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर बट रिसीव इन करंट ईयर। जैसे आप कहीं से कुछ एडवांस ले लो, कहीं से कुछ पैसे ले लो, तो वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए अनअर्न। ठीक है, आप काम करने से पहले ही अगर किसी से पैसा ले लेते हैं तो हम उसको एडवांस बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे आपने कुछ काम करना है, जैसे मैं पढ़ाता हूं तो मैंने किसी बच्चे से पहले दिन ही फीस ले ली, लाओ भाई पूरी फीस जमा कराओ, यहाँ पे यही रूल लगते हैं। तो बड़े बड़े जो कोचिंग होते हैं उसमें यही होता है कि सब पहले फीस जमा कर लेते हैं, तो पहले फीस जमा कर लेते हैं तो वो उनके लिए एडवांस होता है। तो आप उनको क्या बोलेंगे? अनअर्न्ड इनकम। इनकम रिलेटेड कब की है? नेक्स्ट ईयर की है, नेक्स्ट मंथ की है, लेकिन उन्होंने अभी ले ली, बट रिसीव आपको कब हो जाएगी? करंट ईयर में। ठीक है, तो हमें इसको किस तरीके से सीखना है? देखिए, हमारे दो एक्सपेंसेस हमें ध्यान रखना है। हमारे दो एक्सपेंसेस कौन से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस। और दो ही हमें क्या याद करनी है? हमें दो ही इनकम याद करनी। अब हम दो हमारी इनकम कौन सी? अक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम। अब इनका जो फाइनल अकाउंट में ट्रीटमेंट है वो कैसे होगा? वो उसके लिए देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है। ये जो मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट याद दिलाया, देखो ये जो चीज है ना, ये जो मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए, ये आप देख लीजिए। ये कब के लिए बोल रहा है? करंट ईयर। ये नेक्स्ट ईयर, ये करंट ईयर और ये नेक्स्ट ईयर। बस आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है कि करंट ईयर का अगर कुछ है तो वो क्या होगा? ऐड। भले वो इनकम है या भले ही वो एक्सपेंसेस हो, अगर वो करंट ईयर से रिलेट करता है तो फिर आपको उसको क्या करना है? ऐड। अगर वो नेक्स्ट ईयर से या फिर प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है तो आपको उसको क्या करना है? लेस। बस ये छोटा सा पॉइंट याद कर लो, आपके चारों पॉइंट क्लियर हो गए। क्या याद करना है कि अगर जो एक्सपेंसेस वगैरह जो इनकम है या जो एक्सपेंसेस है, अगर वो करंट ईयर से रिलेटेड है तो आपको क्या करना है? ऐड। और अगर वो नेक्स्ट ईयर से या प्रीवियस ईयर से रिलेट करता है तो आपको उसको क्या करना है? लेस। ये लेस और ऐड क्या है, कहां पर होगा? ये लेस और ऐड जो होगा उसके लिए अपन एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए, ये है आपके पास क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस, और यहां पर मुझे दे रखा है सैलरी। सैलरी कितना है बच्चों? 20,000 है। एंड ट्रायल बैलेंस के बाद मींस अदर इंफॉर्मेशन में आपके पास कुछ एडजस्टमेंट है। ऐसे बोल रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज
4000, ये हमारा सबसे पहला एडजस्टमेंट। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अब मैंने आपको बताया कि सर आउटस्टैंडिंग जो होता है वो किससे रिलेट करता है? करंट ईयर से। तो इसका मतलब क्या होगा? ऐड होगा। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा करंट ईयर का है, ऐड होगा। तो सर इसका जो ट्रीटमेंट होगा, एक तो हम बनाएंगे क्या? पी एंड एल, क्योंकि हमारी नॉलेज बहुत काम आएगी यहाँ पे। हमें पता होना चाहिए कि सैलरी कहाँ आएगा, सैलरी तो पी एंड एल में आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपने लिखना है टू सैलरी 20,000 और इसमें ऐड करना है हमें आउटस्टैंडिंग जो भी हमारी सैलरी है 4,000। ये ऐड होके आपका यहाँ पे टोटल आ जाएगा 24,000। अब इसकी डेफिनेशन क्या थी? हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसकी क्या? एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द करंट ईयर बट नॉट पेड येट। इसका मतलब एक्सपेंसेस जो करंट ईयर का है लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया है। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको सेकंड जो एडजस्टमेंट है इसका कहां होगा? बैलेंस शीट में होगा। बैलेंस शीट में क्या आएगा बच्चों? लायबिलिटीज में आएगा। लायबिलिटीज में आएगा यहां पे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? 4,000। तो इसका मतलब ये आज हमारा पहला एडजस्टमेंट था। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग चाहे वेजेस हो, सैलरी हो, रेंट हो, इंटरेस्ट हो, कुछ भी हो, मतलब होना क्या चाहिए? वो एक्सपेंसेस। ये कंपलसरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ही होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग इनकम नहीं होती है ना, वो अक्रूड इनकम। तो आज का हमारा जो पॉइंट है वो आउटस्टैंडिंग है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होगा? ऐड होगा। इसका लॉजिक क्या है? रटना नहीं है अपन को। इसका लॉजिक ये है कि ऐड वो इसलिए होगा क्योंकि वो रिलेट किससे करता है? करंट ईयर से। और इसके बाद ऐड क्यों होगा? क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेट कर रहा है। और उसके बाद ये कहां पर आएगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहां पर आएगा सर? दो कॉलम होते हैं, लायबिलिटीज और असेट्स में, तो ये कहां पर आएगा? लायबिलिटीज में। क्यों आएगा? क्योंकि ये आपका एक्सपेंसेस था और आपने अभी भी इसको पे नहीं किया है। तो इसका मतलब ये आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी कॉलम में आ जाएगा अपने ही नाम से। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी या फिर आउटस्टैंडिंग रेंट, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन। ये आज की वीडियो में हमने पहला पॉइंट ही सीखा है जो था हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे के एडजस्टमेंट जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।